ये कहानियां स्वर्गीय ओमपुरी के इंटरव्यू पर आधारित हैं। ये इंटरव्यू उन्होंने अपने निधन से करीब 4 महीने पहले ही दिया था। फोन पर रिकॉर्ड किए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने बचपन के संघर्षों का भावनात्मक जिक्र किया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद के ओमपुरी को उनकी काबिलियत के दम पर पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये उनके बचपन के संघर्षों की अनसुनी कहानियां हैं। ये कहानियां उन्हीं की आवाज में हैं, जिसे उनके करोड़ों चाहने वालों तक पहुंचाने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। हम ओमपुरी फाउंडेशन, नंदिता पुरी एवं ईशान पुरी के आभारी हैं, जिन्होंने इस फिल्म के निर्माण में हमारा सहयोग किया, फिल्म में प्रयोग की गई तस्वीरों को उपलब्ध कराया। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीरों के अलावा हमने कुछ प्रतीकात्मक तस्वीरें भी इस्तेमाल की हैं। इस फिल्म में ओम जी की मां की तस्वीर नहीं है। हम ये बताना भी जरूरी समझते हैं कि ओमपुरी के पास उनकी मां की कोई तस्वीर थी ही नहीं, जिसका अफसोस उन्हें ताउम्र रहा। मुझे ये याद है कि रेलवे ट्रैक के पास थे, क्योंकि मेरे फादर रेलवे में थे, तो हमारा घर रेलवे ट्रैक के पास था। बचपन का ऐसा है कि जो मेरी पहली याद है, पहला जो विजुअल मुझे याद है, वो मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2-2.5 साल का हूँ। और मुझे एक चारपाई याद है जिससे मुझे मेरे हाथ बांध दिए गए थे, क्योंकि मुझे चेचक निकली थी, तो ताकि मैं अपने को खुजाऊं नहीं, फिर वो जख्म हो जाएगा, तो शायद इसलिए बांध देते थे। तो ये है मेरा पहला इमेज। फिर उसके बाद हम माय फादर यूज्ड टू गेट ट्रांसफर एवरी नाउ एंड देन। फिर मैंने एक तोते का बच्चा पकड़ लिया, उसको ले गया और उसके लिए ईंटों का घर बना दिया और उसको खाना वाना दे दिया। मैं उसको देखने गया सुबह, तो देखा कुत्तों ने ईंटें गिरा दी और वो दब के बेचारा मर गया और मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं रोया भी। और फिर मैंने उसको ले जाके उसको दफनाया, मिट्टी खोद के उसमें उसको दफना दिया। तो बहरहाल, और फिर एक और था उसी दौरान, रेलवे का एक कर्मचारी जो कि जमादार स्वीपर, उसके बेटे से मेरी दोस्ती थी। और मेरी माँ जो है पढ़ी तो बहुत कम थी, वो बस समझ लीजिए गीता पढ़ लेती थी बस, और छुआछूत मानती थी। बिल्ली रास्ता काट गई तो घर पे बैठ गई, बाजार से जा रही हैं तो ऊपर से कुछ पानी गिर गया तो उनको लगा ये गंदा पानी मेरी धोती पे छींटे पड़ गए होंगे, तो जाके नहाएंगी, धोती को धोएंगी। तो ये सब था उनका। और अगर वो मुझे देख लेती कि मैं उस लड़के के साथ खेल रहा हूँ तो फौरन मुझे नहला दिया जाता। और फिर फादर की ट्रांसफर हुई थी बठिंडा। वो जो रेलवे ट्रैक था हमारे घर के पास, वो था यार्ड। गाड़ी खड़ी है तो मैं कई बार डिब्बे में घुस के खेलता था, सो जाता था, और फिर वो जब चलने लगी तो धीरे धीरे जाएगी, स्टेशन पे जाएगी, तो या तो स्टेशन पे उतर गए या जैसे ही चली तब उतर गए। फिर एक और मुझे रेलवे की याद है चीज के, जब कोई ट्रेन आके रुकती थी तब तो स्टीम इंजन थे, तो मेरा ख्याल है ये 56 की बात है, 1956। तो उनको मैं कहता था कि भाई ये अंदर से कोयला झाड़ दो। तो जब वो झाड़ते थे तो ऐश गिरती थी नीचे और उसके साथ ही आध जला कोयला भी गिरता था। और ये अक्सर वो करते भी थे, हर 1-1.5-2 घंटे बाद वो उसको झाड़ देते। और फिर ट्रेन चली जाती थी, जब कोयला ठंडा हो जाता था तो फिर उसमें से, ऐश में से वो आग जला कोयला बीन के मैं घर ले आता। और तो मैं रेलवे इंजन में भी बैठा हूँ और गार्ड के डिब्बे में भी बैठा हूँ, मालगाड़ी के गार्ड के डिब्बे में भी बैठा हूँ, जो एक कैप नुमा होता है। फिर एक जगह थी
उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और मेरे फादर तो मुझे अपने साथ ले गए। अब मैं छोटा, उनको काम पे भी जाना होता था, और आस पड़ोस में मुझे याद है एक दुकान भी थी चाय की, तो बोल देते बच्चा, भाई बच्चा घर पे है। अब बच्चा का 6 साल का है, तो अब रात को लेट हो गए तो मैं कुंडी लगा के सो गया, और फादर आए थोड़ा लेट, खड़े गा रहे हैं और मैं तो सोया हूँ। तो किसी तरह वो घूम के खिड़की के पास आए और कोई छड़ी वड़ी लेके मुझे छड़ी घुसाई मेरे पेट में या जो भी, तब मेरी आंख खुली तो मैंने दरवाजा खोला। तो फिर वो अगले दिन से मेरे पाँव में रस्सी बांध के और बोलते थे, बेटा ये रस्सी जब तुम सो जाओ उसके पहले ये रस्सी खिड़की के बाहर से ही है। और फिर कुछ ऐसा हो गया कि रेलवे के स्टोर में काम करते थे, तो स्टोर में हो गई चोरी। सीमेंट की बोरियां जो है 15-20 बोरियां गायब हो गई, और इन पे इल्जाम आया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो बड़ा कष्टदायक समय था मेरी मां के लिए, और रेलवे वालों ने हमसे क्वार्टर भी खाली करवाया। और अब मेरी बात है, भैया मेरे 2 बच्चे हैं, एक इतना छोटा है, दूसरा 13-14 साल का है, और मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं पता, आप खाली कर दीजिए। और मेरी बात ने नहीं किया। तो एक दिन वो आए, उन्होंने कहा देखिए, उनको पता था मेरी माँ छुआछूत बांधती है, तो वो जो अपना जमादार जो है वो रेलवे का वो टोकरा भर के वो लाया अपना पॉटी, बोले हम ये सब बेचेर देंगे, पूरे घर में नहीं तो खाली कर। उसने बेचारे ने पता नहीं क्या किया, एक बहुत ही छोटा सा कमरा कहीं ढूंढा और हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। और माली हालत बड़ी खराब। तो मेरे बड़े भाई को जो कुछ 15 साल का था, 15 नहीं 16 साल, 14 से 17 का था, वो बन गया रेलवे स्टेशन पे कुली। और मुझे मेरी माँ ने लगा दिया चाय की दुकान कि भाई चलो इसको खाना मिलेगा वहाँ, और बाकी। लेकिन मुझे सिर्फ, क्योंकि छोटा था, 6-6 साल का था, तो सिर्फ मुझे कहा गया कि देखो ये पानी की टंकी है और ये चाय के गिलास, तुम्हारा काम सिर्फ चाय के गिलास होना है। हाँ, मतलब चाय देने नहीं भेज रहे थे, क्योंकि छोटा था, सड़क पार करूंगा, कोई गाड़ी से गुजर गया, तो बस मेरी इतनी ही ड्यूटी थी कि गिलास दूंगी। तो लगभग मेरा ख्याल है कि 1 महीना या 25 दिन ऐसा कुछ मैंने काम किया। तो एक दिन जो दुकान का, छोटी सी दुकान थी, समझिए शैक जैसा, तो मुझे याद है कि जो मालिक था उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी। और एक दिन जगह माता मुझे लेने आई शाम को, तो उसने कहा मैं छोड़ देता हूँ तुम लोगों को। तो वो रिक्शा में हमारे साथ बैठ, और मुझे नहीं मालूम था कि वो शराब पिए, लेकिन वो रिक्शा चलने लगा तो उसने एक जगह रिक्शा रोका, बोले अभी आता हूँ। तो थोड़ी देर में आ गया, और कुछ फ्रूट उसके पास थे, अंगूर थे और केले थे, ऐसा कुछ। तो बहरहाल मेरी माँ थोड़ी मुझे ये नहीं ख्याल कि वो कुछ इज फाइंडिंग स्ट्रेंज, लेकिन हम घर पहुंचे तो वो आगे अंदर बैठ गए, और मेरी माँ फिर थोड़ी देर बाद उठ के बाहर गई, और फिर वो कुछ किसी को बोल के कुछ आई होंगी। तो जब आई तो उसके बाद उनकी 2-3 पड़ोसने आ गई, और उन्हें अरे क्या कर रही हो, ये वो, अच्छा कहाँ थी सुबह से, मिली नहीं। तो वो मालिक जो है वो समझ गया कि ये नौटंकी है, ये जाके नौटंकी को बुला के लाई, और वो उठ के चल दिया। और वो कुछ 10 कदम गया, बिना मुड़े पीछे, मुझे अच्छी तरह से याद है, बिना मुड़े उसने कहा इसको काम पे मत भेजना कल से। तो फिर कुछ दिन मैंने एक ढाबे पे भी काम किया, जहाँ पे वो लेट हो जाता था। मुझे याद है रात को फिर नींद आने लगती थी, लेकिन मुझे टिप मिलती थी वहाँ।
तो दूसरी तरफ पिताजी जेल में थे और मेरी माँ मुझे याद है लेके गई जेल में। मैं जेल में नहीं, अदालत। तो मैंने देखा कि मेरे फादर खुद ही अपना मुकदमा लड़ रहे, उनका वकील नहीं था। और फिर मुझे एक याद है कि मेरी माँ मुझे लेके जज के घर गई और उनकी पत्नी से उन्होंने बात की। मतलब जाहिर है, मुझे छोटा तो था, तो जाहिर है यही बात की होगी, देखिए मेरा छोटा सा बच्चा है और वो मेरे हस्बैंड जेल में है, तो आप प्लीज हम पे दया कीजिए, कोई ऐसा बड़ा जुर्म तो नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह। और हम लोग जो गेट था उनका, दोनों नीचे बैठे हुए थे पाँव के बल, हाँ मतलब जमीन पे ही हम बैठे हुए थे। और मैं अपनी माँ की सफेद धोती पहनती थी, उसको साड़ी नहीं कहा जा सकता, तो मैं वो खींच रहा था और मेरी माँ मेरी तरफ देख के इग्नोर कर रही थी। तो जज साहब की पत्नी ने देखा कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो वो अंदर गई, अंदर से 2 चपातियां मुझे याद है और उसके ऊपर गुड़ वो दे गई और मैंने खाई। फिर अदालत में मेरे पिताजी ने जज साहब से कहा कि साहब आप ऐसा करिए, आप स्टेशन पे आइए और आप स्टोर देखिए, तो बठिंडा जो है बहुत बड़ा जंक्शन है, तो कम से कम 15 ट्रैक हैं उस पर। आप मुझे बताइए कि क्या ये संभव है कि कोई उस स्टोर से ये बोरियां उठा के मेरे साथ ही ट्रैक पार करके उस तरफ जा सकता है बिना किसी की नजर में आए, क्योंकि मैं मजदूर तो नहीं हूँ। और तो मुझे याद है जज साहब स्टेशन पे आए थे, उन्होंने मुआयना किया और उन्हें बरी कर दिया। तो इस दौरान मेरी माँ ने मेरे मामा, जो कि काफी सक्षम थे, जमीन वगैरह अच्छी खासी थी उनके पास, तो उनसे विनती की कि भाई मेरे बच्चे को आप रख लो, हम तो नहीं पढ़ा सकते। तो मेरे मामा ने उनकी बात मान ली और मुझे अपने यहाँ बुला ली। उस वक्त हम लुधियाना में रहते थे, मेरे मामा पटियाला के पास एक गाँव था वहाँ। तो जब मैं वहाँ गया तो गाँव में बिजली नहीं थी, तो हम शाम को लालटेन जलाते थे। मेरे पिताजी जो हैं वो थोड़े गुस्सैले थे और हफ्ते 10 दिन में एक आध बार मेरी माँ पिट भी जाती थी, मतलब एक आध थप्पड़ मार दिया। एक बार मैं छुट्टियों में गया हुआ था और अंगीठी जल रही थी, उस पर दाल चढ़ाई हुई थी और वो मिट्टी की अंगीठी, कोयले वाली, और एक चमकती हुई पतीली। और हमारे पास अपना घर कभी नहीं था, मतलब एक पुश्तैनी घर होता है ना। तो जब से मैंने पैदा हुआ हूँ, हम किराए के मकान में भी नहीं, किराए के कमरे में ही रहे। पता नहीं किस बात से मेरे पिताजी ने मेरी माँ को थप्पड़ मारा, पर वो बेचारी बड़ी नाजुक थी, बड़ी कमजोर थी, पतली, जैसा अर्थ हफ्ते में मेरी माँ है वो टुकड़ी थी। तो बेचारी वो गिर गई तो मुझे गुस्सा आया। अब मैं थोड़ा 14 साल का हो गया था, तो मैंने उसको गुस्से में जो अंगीठी थी उसको लात मारी दूर से, तो अंगीठी टूट गई और पतीली दूर जाके गिरी। तो मुझे अपने जीवन का पहला थप्पड़ मिला पिताजी से, और हाथ उनका जो था वो, मतलब मैं सिर्फ जब धर्मेंद्र जी के हाथ देखता हूँ तो मुझे अपने बाप के हाथ याद आता, बड़ा हाथ था उनका। और मैं जाके टकराया दीवार। बहुत बात जाके मुझे समझ में आया कि ये क्यों गुस्सा होते हैं मेरी माँ पे। वजह उसकी ये थी कि उन्हीं दिनों कानून पास हुआ था कि बेटी का भी अपने माँ बाप की जायदाद से उतना ही अधिकार है जितना बेटों का। और क्योंकि गरीब थे तो इसलिए उन्होंने कहा भाई जाओ अपने भाइयों से हक मांगो। बहरहाल मैं फिर
8वीं तक मामा के पढ़ा और फिर मेरे पिताजी का जैसे अनबन हो गई मेरे मामा की, तो उन्होंने कहा भाई अपने बेटे को ले जाओ, और मुझे वो लुधियाना छोड़ा है। तो मैंने कहा जी मैं तो वहीं पढ़ूंगा उसी स्कूल में। तो मैंने मेरे बड़े भाई ने लेके आया दोबारा छोड़ने, तो उन्होंने कहा नहीं जाओ। तो फिर मैंने अपने बड़े भाई से कहा भाई तुम जाओ, मैं तो नहीं जा रहा, मैं स्कूल में जा रहा हूँ। स्कूल में तब छुट्टियां थी, क्योंकि मैं मॉनिटर था, स्कूल में चौकीदार और जानता ही था, तो उसने मुझे रहने दिया हूँ। मेरे दोस्तों को पता चला, एक नरेश कौशल करके मेरा दोस्त, अभी वो ट्रिब्यून का एडिटर था, हिंदी ट्रिब्यून का, अभी रिटायर हुआ है। तो पहले तो सबसे वो लाया था खाना, आलू छोले की सब्जी और रोटी घर से, और बड़े मजे से उसको खाया गया। 15-20 दिन बाद स्कूल खुला तो हेडमास्टर को पता चला कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। सरदार थे, उनका नाम था प्रीतम सिंह। तो उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में और डांटा, बोले ये क्या तरीका है, तुम यहाँ आग जला के खाने बना रहे हो, ये स्कूल है। तो मैंने उनको अपनी मुश्किल बताई, तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ तुम्हारे में। तो उन्होंने बात की, लेकिन बहरहाल वो नहीं माने। उन्होंने कहा देखिए हमारा घरेलू मामला है, आप इसमें इतना। तो हेडमास्टर साहब को गुस्सा आया इस चीज से कि इतना बच्चा ज़हीन है और इसको मौका नहीं मिल रहा। तो उसने कहा बेटा देखो तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो, तुम अभी 9वीं में पहुंचे हो, तुम आराम से 5वीं और 6वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो। तो मैं तुम्हें कुछ ट्यूशन लेके दूंगा। कि मेरी क्लास में किसानों के बच्चे भी थे, तो मुझे राशन का भी नहीं खरीदना पड़ता। वो घर से पता नहीं चुरा के लाते थे या करके लाते थे। तो घर से कोई आटा ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई सब्जियां ला रहा है। तो बस ये सब। और फिर मैं अपना सेटल हो गया, ट्यूशन पढ़ाने लगा, साइकिल पे जाता था, ट्यूशन पढ़ाता था। और एक घर तो ऐसा था कि वो जाते ही बहुत बड़े जमींदार थे वो, उनके 2 बच्चों को पढ़ाने जाता था सुबह सर्दी के वक्त। तो जाते ही पहले तो कहते अरे मास्टर जी आ गए भाई, तो नाश्ता दो इनको। मतलब पढ़ाई बाद में होगी, पहले नाश्ता करो। तो 2 पराठे, ऊपर सफेद मक्खन और 1 गिलास चाय, तो उसका सेवन करके फिर मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो बहरहाल किसी तरह 10वीं पास हो गई। उसके बाद आई ज्वाइंड कॉलेज। तो मैंने इवनिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और दिन में मैं एक वकील के यहाँ मुंशी कह लीजिए या क्लर्क कह लीजिए, बेसिकली आई वाज अ काइंड ऑफ अ बॉय। जरा चाय ले आ और ये फाइल उधर ले आ। तो एक बार ऐसा हुआ कि नाटक का शो चंडीगढ़ में, तो मैंने वकील से छुट्टी मांगी। मैंने कहा ये मुझे 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैंने छुट्टी नहीं मिली। मैंने कहा मेरा नाटक है, मैं नाटक में हिस्सा लिए। अरे नाटक तो मैंने कहा अच्छा तो फिर आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं तो काम नहीं करूँ। तो उन्होंने मेरा हिसाब किताब करके जो था मुझे दे दिया, गया नाटक कर लिया। तो जो नाटक में स्टूडेंट थे उनको पता चला मैंने नौकरी छोड़ दी अपनी, तो उनको बड़ी दया आई मुझ पर। तो उन्होंने प्रोफेसर से बात की, ये नाटक के लिए नौकरी छोड़ा और गरीब लड़का है। तो प्रोफेसर ने फिर प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल थे वो एक बहुत ही लिटरेट आदमी और राइटर भी थे, संत सिंह शेखों, लिटरेरी फील्ड में उनका काफी नाम था और बड़े दयालु थे। तो उन्होंने कहा यार गरीब लगता है तो इसको तुम लोग कुछ कॉलेज में ही दे दो ना नौकरी वोकरी। 4 आदमी से नौकरी मिल गई। वकील के पास मिलते थे 80 रुपए, यहाँ मिलने लगे 125। तो फिर यूथ फेस्टिवल था, यूथ फेस्टिवल में फिर एक फुल लेंथ नाटक था, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो उसके जो 2 जज थे उनमें से एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से पढ़ा हुआ। तो
तो फंक्शन के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, बोले तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? मैंने कहा मैं खालसा कॉलेज में पढ़ता हूँ। बोले हमारी एक नाट्य संस्था है पंजाब कला मंच, तो हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो। मैं कहा जी ऐसा मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले जी मैं दिन में नौकरी करता हूँ और रात को कॉलेज जाता हूँ, इवनिंग कॉलेज। बोले तुम ऐसा करो, तुम डे स्कॉलर हो, दिन में कॉलेज जाओ और शाम को हमें ज्वाइन करो नाटक। उनको उन्होंने कहा मैं तुम्हें 150 रुपया दूँ, तो अब 125 की जगह 150 रुपया हो। लेकिन मेरा शौक था कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाऊँ, तो मैंने अप्लाई कर दिया, मैं सिलेक्ट हो गया और मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो बहुत लोगों ने समझाया कि देखो सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी है तुम्हारी, और थिएटर में कुछ मिलता मिलाता तो है नहीं, और खासकर पंजाबी थिएटर, यहाँ तो कोई टिकट लेने को तैयार ही नहीं, सब लोग बात मांगते हैं। मैंने कहा नहीं, बस मेरे तो मैंने ठान ली और मैंने अप्लाई किया, मैं सिलेक्ट हो गया और वहाँ कॉलेज में मिलता था 200 रुपए, तो उससे गुजारा हो जाता था। मतलब बस कट टू कट था, उसी में हॉस्टल की फीस देनी है, हॉस्टल का वो देना है, किराया देना है, मैस के खाने का देना है, फीस देनी है। फीस बहुत कम थी वैसे, तो और धोबी के पैसे देने हैं, तो मुश्किल से हम महीने में मैनेज करते थे कि भी 2 फिल्म देख लें और 1 आध बार खाना खा लें बाहर। तो बहरहाल वो तो 3 साल वहाँ पढ़ाई की और फिर बाहर निकले तो देखा पूरा अंधेरा। मुझे कोई गलत फहमी नहीं थी अपने बारे में। एक तो मैं आया ही यहाँ 8 फिल्मों की वजह से था, और मैंने कहा भाई देखो कमर्शियल सिनेमा तो हमें अब नहीं करेगा, क्योंकि शक्ल सूरत ही नहीं है ना, सुकड़े पतले दुबले और चेहरे पे माता के दाग, चेचक के। तो हम मैं किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास नहीं गया मिलने। Shyam Benegal was the only person I went to meet because Naseeruddin Shah took me there. मैंने उनको अपने नाटक वगैरह की सीरीज दिखा दी। बात करते हैं वो 83, तो मुझे 7 साल लगे थे। 5 साल एक्टिंग पढ़ने के बाद फिर मुझे अपने को एस्टैब्लिश करने में 7 साल लगे, और बस उसके बाद फिर दुकान चल पड़ी। नहीं मतलब ये तो मैंने उनसे भी कहा था जब मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था। मैं कही बहुत बहुत धन्यवाद। बोले किस चीज का? आपने हरकतें नहीं की, क्योंकि वो उस वक्त इतने बड़े स्टार थे, वो तो अभी भी हैं वैसे, लेकिन हम क्योंकि वो कमर्शियल से वो नहीं चाहते थे कि मेरा वो शख्स जो है वो इस फिल्म की वजह से हिल जाए। तो मतलब वो रिस्की होता है ना एक कमर्शियल एक्टर के लिए कि फिल्म ना चले इस तरह की। और ये मुझे मर्सिडी का शौक नहीं है, मुझे बंगले का, बहुत बड़े बंगले का शौक नहीं है, क्योंकि 8 फिल्मों से घर नहीं खरीदा जा सकता था, क्योंकि 8 फिल्में अफोर्ड ही नहीं कर सकता है ना। जैसे जाने गुजरारों के लिए मुझे 5,000 मिला था और अक्रोज के लिए 9,000 मिला था, हर सत्य के लिए 25,000 मिला था। तो मतलब घर नहीं खरीदा जा सकता था, तो इसलिए मैंने कहा भाई थोड़ा बहुत कमर्शियल सिनेमा भी जरूरी है, और मैं कमर्शियल फिल्में भी करने लगा। तो डेविड धवन जो मेरे क्लासमेट थे, तो मुझे 15-16 फिल्में बना चुके थे, तो उन्होंने बुलाया मुझे। मैंने कहा यार, बोले यार मेरे को मालूम नहीं था तो क्वालिटी कैसे करता है। मैंने कहा अबे चले, तूने जाने गुजारा नहीं देखी? अरे हाँ यार वो कोई रहते यार, अभी ये चाची ने कमाल किया है यार तुमने। भैया पंजाबी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा, हाई स्कूल जिसने गाँव में किया, वो 20 इंटरनेशनल फिल्में कर चुका है, बड़े बड़े स्टार के साथ। ये नहीं कि मतलब कोई भी आलतू फालतू फिल्म। तो मतलब ऐसी कहानियां बहुत हैं
लेकिन मेरी कहानी भी ऐसी थी जो एक इंस्पिरेशनल किताब हो सकती है।